Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Fatima from Behavioral Sciences. I have 101 participants at the moment. Okay. So where is the rest? 102. ठीक है जी, क्या हाल चाल है सबका, खैरियत से है? Great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सब कुछ कैसा चल रहा है आपकी साइड पे? Any patients of COVID-19 in your family? Unfortunately, कोई है ऐसे? और फ्रेंड्स? चलती तो सबकी जा रही है रुक नहीं रही। चलो दैट्स गुड, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। एक्सटेंडेड फैमिली में हैं कुछ लोग। ओके, ज़्यादा तो नहीं बीमार, मतलब अंडर कंट्रोल सिम्टम्स है सबके, जिन जिनकी भी जानने वालों में कोई किसी को हुआ है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप लोग तो नहीं बाहर निकल रहे? गुड। अच्छा जी। सो अभी मेरा ख्याल है लास्ट वीक में आपने जो है वो प्याजे की थ्योरी जो है वो रिवाइज की थी, ठीक है? आपकी तरफ से, क्लास की तरफ से कुछ लोगों ने कहा था कि जी हमें पर्सनालिटी की थ्योरी जो है सॉरी उनको एक दफ़ा दोबारा करवा दें, रिवाइज करवा दें। सो मैंने प्लान किया कि अच्छा तीनों थ्योरीज पर करवा देते हैं, और साथ साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके हो गए लास्ट वीक, आपने प्याजे की थ्योरी की थी। इंशाल्लाह वी विल कवर द फ्रॉइड्स थ्योरी एंड एरिक्सन थ्योरी, ठीक है? एंड a little bit of the other miscellaneous theories, ठीक है? तो फ्रॉइड की थ्योरी जो है उसके डिफरेंट जो है उनको नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है? सो फ्रॉइड की थ्योरी को और क्या क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? एक तो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है? व्हाट आर द अदर नेम्स? जी मैम, फुल सेक्शन ई का ही टेस्ट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरे सेक्शन ई का टेस्ट है। जो चीज़ नहीं आती वो भी बता दें सेक्शन ई में से, लेकिन वो पर्टिकुलरली बताइएगा कि जी ये। ओके, सो
जी, psychoanalytical and psychosexual. What is the third name of this theory? Can you all hear me? Psychodynamic. Zabardast. Okay. So psychodynamic and psychosexual and psychoanalytical. अच्छा जी. So what was the basic thing behind the Freud's theory? अगर आपको याद हो, प्याजे की theory थी. It was about cognitive development. Remember that? कि किस प्याजे जो था उसने सारी बात की थी कि how the cognition basically develops from the birth till adulthood. तो जब फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी तो उसका जो एक बेसिक एसेंस होता है, एक उसके पीछे एक फ्रेमवर्क सा होता है, तो उसकी क्या बात थी? वो क्या कहता था कि हाउ द पर्सनालिटी डेवलप्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल एडल्ट. व्हाट वाज द बेसिक थिंग इन फ्रॉइड्स थ्योरी? किसी को कुछ याद हो? फोकस्ड अराउंड ऑब्टेनिंग प्लेयर. ठीक है, ऑब्टेनिंग प्लेयर फ्रॉम वेयर? डेवलपमेंट अकर थ्रू आउट लाइफ. अच्छा. तो बेसिकली फ्रॉइड जो था, फ्रॉइड की ज़्यादा फोकस जो था वो सेक्स ड्राइव पे था. एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, the children do have a sex drive, like adult children do have sex drive. और फ्रॉइड का कहना था कि adult personality is shaped up by the childhood experiences. ठीक है, so जितने भी कोई childhood के आपके experiences होते हैं, ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं, whatever the experiences are, तो उनकी बेसिस पे आपकी एडल्ट पर्सनालिटी जो है वो शेपअप होती है. ठीक है, इसकी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं इस पर्टिकुलर जो है फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर, लेकिन क्योंकि उसे ये मानी भी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वाकई नज़र आती हैं कि जब आप जो है वो देखते हैं बच्चों के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता जब उनका ब्रॉटअप होता है तो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है. ठीक है, सो फ्रॉइड जो है, जिस तरह से शाजमीन ने कहा कि फोकस्ड अराउंड ऑब्टेनिंग प्लेयर, तो फ्रॉइड ने कहा कि देयर आर फ्यू पर्टिकुलर जोन्स इन द बॉडी और बॉडी पार्ट्स जिनको आप एरोजेनस जोन्स कहते हैं. ठीक है, एरोजेनस जो है वर्ड, ठीक है, एरोजेनस का क्या मतलब होता है? विच एक्साइट्स यू. ठीक है ना, जो एक्साइट करे आपको, दैट इज एरोजेनस. तो उसने कहा कि देयर आर फ्यू बॉडी पार्ट्स इन द बॉडी एंड अ चाइल्ड गेट्स प्लेयर फ्रॉम दोज बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो उनको हम एरोजेनस जोन्स कहते हैं उन पार्ट्स को. और हर स्टेज में, हर एज के अंदर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जिससे बच्चा प्लेयर हासिल करता है. ठीक है, तो लाइक से कि अगर वो बिल्कुल इन्फेंट है, अभी पैदा हुआ है, ठीक है, और उसके कुछ एक आध जैसा थोड़ा सा वो और बड़ा होगा, 5 years की एज का होगा, तो उसका एरोजेनस जोन और हो जाएगा. 6-7 की एज में एरोजेनस जोन और हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रॉइड का एक था कि द चाइल्ड गेट्स प्लेयर from different body parts and these body parts are different in different ages of life. ठीक है, सो इनको आप erogenous zones कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली एक उसका कॉन्सेप्ट था फ्रॉइड का. फ्रॉइड था कौन? एक न्यूरो फिजिशियन था. ठीक है, और बेसिकली इसका काम था जो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है. ठीक है, लेकिन फ्रॉइड ने ये देखा कि उसके पास जो पेशेंट्स आते थे, तो उसने ये देखा कि कुछ ऐसी डिजीज हैं कि जिनका कोई उसे फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं मिलती थी. तो देन ही एक्चुअली looked upon into those things and he came up with the idea that some of the diseases don't have any physiological basis and they have some psychological basis. तो उस वहाँ पर उसने वो हिप्नोसिस और ये सारी चीज़ें जो है वो निकाली. ठीक है, और उसके बाद वो जो है उसने ये थ्योरी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इसको डिवाइस किया. सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एडल्ट पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ अर्ली एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. और व्हाट मेक्स हिज पर्सनालिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बेसिकली द सेक्स ड्राइव. तो उसने कहा कि जी सेक्स ड्राइव, हालांकि इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते कि इन्फेंट्स के अंदर भी सेक्स ड्राइव हो सकती है. तो उसने कहा कि जी इवन सेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. सेक्स ड्राइव इज बेसिकली द ग्रेटेस्ट शेपर ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम we go through 5 stages of psychosexual development.
ठीक है। फ्रॉम इन्फेंसी टिल एडल्टहुड 5 स्टेजेस है जिनसे हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और हर पर्टिकुलर स्टेज पे एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है जिससे आपको प्लेयर मिलता है, ठीक है। तो एरोजेनस जोन्स कौन से हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर? वो डिफरेंट ऐसे पार्ट्स हैं कि जहाँ से आपको प्लेयर मिलता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेज में। ये हम पहली बात कर चुके हैं। तो इसके अंदर एक चीज और आती है, वर्ड फिक्सेशन का। फिक्सेशन क्या चीज है, किसी को पता है? व्हाट इज फिक्सेशन? फिक्सेशन, गेटिंग स्टक इन अ फेज, दैट्स ट्रू। स्टक। तो जो फिक्सेशन होती है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जो भी हमने डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, ठीक है, कि जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पेनफुल रियलिटी से, ठीक है, उसको फेस करने से हमें बचाते हैं, ठीक है, उस थोड़ी देर की जो एंजाइटी आती है उससे हमें बचाते हैं। तो फिक्सेशन इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और ये कब आता है कि जब आप जो है इंडिविजुअल स्टक हो जाता है, ठीक है, और रिमेन्स लॉक्ड इन एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। आप लॉक हो जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं एक उस स्टेज के अंदर जहाँ पर आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, इधर दे आर अंडर ग्रेटिफाइड और दे आर ओवर ग्रेटिफाइड। तो हम ये कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। so एक्सेस भी बुरी है और डेफिशिएंसी भी बुरी है, सो बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग, ठीक है। तो नॉट इवन इफ कि अगर आपकी कोई चीज कम रह गई है, पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो भी आप फिक्सेट हो जाएंगे, ठीक है, उस स्टेज के अंदर लॉक हो जाएंगे। और अगर वो ज्यादा हो गई है लेकिन जितनी आपकी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा आपको मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर आपको ओवर ग्रेटिफाइड हो जाएगा, उस वक्त भी आपकी फिक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। या आप लॉकअप हो जाएंगे। अब ये फिक्सेशन जो है ये फिजिकल फिक्सेशन नहीं होती। ये नहीं है कि आप जो है आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ तो आपकी हो रही है, आप बड़े भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल फिक्सेशन होती है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। और जहाँ जिस पर्टिकुलर स्टेज में आपकी फिक्सेशन होती है, उस स्टेज की फिक्सेशन की वजह से कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं जो एक्चुअली डिपिक्ट करती हैं कि अच्छा इसकी चाइल्डहुड में ये चीज़ ये फिक्सेट इस स्टेज में हो रहा था, ठीक है। तो आपने ये क्यों पढ़ना है या क्या वजह हो सकती है आपके पढ़ने की? ये जो थेरीज आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मसला है इनके साथ? क्योंकि जब आप ग्रेजुएट करेंगे और उसके बाद आप एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकियाट्रिस्ट बनेंगे तो ही आप जो है आपको इन थेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। इवन इन नॉर्मल एवरीडे इन एवरी स्पेशलिटी यू विल कम अक्रॉस पीपल जहाँ पे लोग जो हैं उनकी पर्सनालिटी के इश्यूज होंगे और वो आपके पास आए होंगे किसी और वजह से, ठीक है। तो आपने अगर ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसा फैमिली मेडिसिन की स्पेशलिटी है, तो फैमिली मेडिसिन के अंदर जो जो भी डॉक्टर होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हर चीज को टच करता है। वो साइकियाट्री को भी टच करता है, मेडिसिन को भी करता है, आई को भी करता है, ईएनटी को भी करता है, गायनी को भी करता है, ठीक है, सर्जरी भी वो पढ़ता है, सर्जरी के अंदर भी वो थोड़ी बहुत अपनी जॉब करता है, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं कि वो फैमिली मेडिसिन का एक ऐसा बंदा कि जो आपकी मेजर मेजर जिसे आप जीपी कहते हैं, ठीक है। तो जीपी के पास जाते हैं तो जीपी आपको कुछ ना कुछ तो ट्रीट कर ही देता है, ठीक है। हाँ, अगर उसके बस के ऊपर बात चली जाए तो फिर वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है कि अच्छा अब ये सर्जन का काम है, आप सर्जन के पास चले जाएं, ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट का काम है, आप उसके पास चले जाएं। तो लाइफ वाइज जब आप अगर सर्जरी में है या अगर आप जो है मेडिसिन में है या आप गायनी में है और आपके पास कोई ऐसा ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि जिसकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब हम जो लोग फिक्सेट होते हैं वो ये नहीं होता कि वो हम उनको कहेंगे जी इनको कोई फलाना खासा पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है या इनको जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हम ऐसा नहीं कह सकते। पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है ना, और वो उनके अपने लिए भी हार्मफुल होते हैं और उनके साथ जो रहने वाले हैं या उनके साथ जिनका भी मिलना मिलाना है, ठीक है, उनके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। So if you get to know that this person has some toxic personality traits, then you can dig into that particular personality type, ठीक है। और अगर आपको आप उसको जब डील करेंगे तो आपको पता होगा कि ये बंदा जो है ये आपकी अगर आपकी बात नहीं मानता, ये गुस्से में आ जाता है या फिर और क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके इसकी इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी की वजह से, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड
what are the different types of personalities and what are the different theories and what are the basic frameworks behind those personality traits. ठीक है. तो फिक्सेशन हमने पढ़ लिया. एग्जांपल्स ऑफ फिक्सेशन जो हैं वो वीनिंग अ चाइल्ड टू अर्ली और अंटिल टू लेट, बीइंग टू स्ट्रिक्ट एंड टॉयलेट ट्रेनिंग, ये भी एक जो है वो फिक्सेशन का एग्जांपल है. ठीक है. अब स्मूथनिंग अ चाइल्ड विद टू मच टेंशन, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन भी बच्चे को देना शुरू कर देते हैं तो अगेन वो भी एक चीज़ जो है वो गलत हो जाती है. बिकॉज नॉर्मल अटेंशन इसको चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती. ठीक है. तो अब जो स्टेजेस हैं उसकी क्या नाम है इसका, फ्रॉइड की थ्योरी की, वो जो है उसके बारे में जो कोई बता सकता है कि कौन कौन सी हैं? अच्छा जी. ओरल, इनल, फेलिक, फेलिक, ठीक है. लेटेंसी और जेनेटिक. ठीक है. तो ओरल जो है वो हम देख लेते हैं कि ओरल स्टेज इन्फेंसी, बेसिकली ओरल स्टेज इन्फेंसी की स्टेज है. ठीक है. सो 0 to 18 मंथ्स इसका टाइम पीरियड है. बच्चा जब पैदा होता है टिल 18 मंथ्स जो है ओरल आती है. ठीक है. अब ओरल स्टेज के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चा हर चीज उसने मुंह से करनी है. ठीक है. क्या कहते हैं, जो भी चीज उसको नजर आएगी वो मुंह के अंदर डाल देता है. ठीक है. सो क्या वजह है कि बच्चा ऐसा कर रहा होता है? क्योंकि उसका प्लेयर जोन माउथ है, उसका एरोजनस जोन माउथ है. ठीक है. उसको कोई टॉय देंगे वो मुंह में डाल लेगा. अगर आप उसको कोई खाने की चीज देंगे वो भी मुंह में डालेगा. अगर आप उसको कोई रैटल देंगे वो भी मुंह में डाल लेगा. अगर आप उसको रिमोट पकड़ा देंगे वो भी मुंह में डाल लेगा. सो व्हाट एवर द चाइल्ड गेट्स इन टच विद, वो उसको मुंह में डालता है क्योंकि वो उसको एंजॉय करता है. ठीक है. इवन बच्चे एट टाइम्स कीड़ों को पकड़ के भी मुंह में डालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो क्योंकि उनको ये फीलिंग ही नहीं होती, वो हर चीज मुंह में डाल के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं. ठीक है. तो जो पर्टिकुलर जो उसकी नीड्स है बच्चे की वो क्या है कि उसने इस एज ग्रुप में ब्रेस्ट फीड हो रही होती है यूजुअली. ठीक है. ज्यादातर ब्रेस्ट फीड हो रही होती है. ब्रेस्ट फीड ना भी हो तो बच्चा टॉप फीड ले रहा होता है. ठीक है. फीडर पी रहा होता है, दूसरा दूध पी रहा होता है. ठीक है. तो उस वक्त क्या है कि उसका जो इमीडिएट उसके साथ कौन होता है, उसकी मदर होती है. ठीक है. तो व्हेन द चाइल्ड्स नीड्स आर adequately met, ठीक है, फीडिंग नीड्स आर एडिक्वेटली मेट, व्हाट हैपेंस, बच्चे के अंदर एक बॉन्डिंग डेवलप होती है माँ के साथ. और माँ के साथ जो बॉन्डिंग है और माँ के ऊपर जो ट्रस्ट है वो एक्चुअली एडल्ट लाइफ में ट्रस्ट डेवलप होता है आउटसाइड वर्ल्ड पे. ठीक है. आउटसाइड वर्ल्ड पे वो ट्रस्ट डेवलप होता है. ठीक है. और दूसरी चीज जो है कि जो कैपेसिटी है टू गिव एंड टू रिसीव, वो उसके अंदर डेवलप होती है. कैपेसिटी टू गिव एंड टू रिसीव. ठीक है. विदाउट एनी शेम. तो वो चीज़ जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है अगर ये स्टेज नॉर्मल चलती जाए. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर स्टेज में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर फिक्सेशन हो सकती है, कहाँ पे इशू क्रिएट होता है? इशू तो क्रिएट की एज में आपने टीवी पे देखा होगा कि बच्चे को जो है वो आ रहा होता है जिस तरह खिलाना शुरू कर दें और उसकी वीनिंग शुरू कर दें, उसको जो है टॉप फीड या ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ और भी देना शुरू करें. तो बच्चा तो एंजॉय कर रहा था मिल्क को. ठीक है. अब क्या होता है कि अब आपने उसको जबरदस्ती सेरेलैक सेमी सॉलिड्स माँ खिलाना शुरू करती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको गुस्सा आता है कि ये मुझे क्यों खिला रही है. ठीक है. ठीक है. हालांकि माँ को तो पता है कि वो बड़ा हो रहा है, उसकी जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स बढ़ रही हैं, उसको और ज़्यादा खाना दूसरी वाली फीड चाहिए. ठीक है. तो वो चीज़ दे रही होती है. तो यहाँ पर उसकी जो विश थी कि दूध पीने की खाली, और जो रियलिटी है उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पर. अब जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होगा? अब आप मदर ने क्या करना है कि मदर ने इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक सेंसिबली डील करना है. ठीक है. अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब आप कहते हैं कि जी फिक्सेशन हो जाएगी. कैसे फिक्सेशन हो जाएगी? कि अगर तो मदर जो है वो हार्शली डील करती है बच्चे के साथ, वीनिंग में जबरदस्ती खिला रही है, बच्चा रो रहा है, पीट रहा है.
चीखें मार रहा है, व्हाटएवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि उस वक्त जो है बच्चा यहाँ पर बहुत ही चिल मदर है और वो जो है बिल्कुल ही उसको छोड़ देती है और कुछ नहीं करती, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ये है कि if the infant fails to wean or is weaned harshly or incompletely, he will become fixated at the oral stage। ठीक है, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग एंड वीनिंग, ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट करने वाली, ठीक है। अब अगर तो कोई फिक्सेशन नहीं हुई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने फीडिंग की और उसके बाद वीनिंग भी कर ली, ठीक है। तो हमने पहली बात कर ली है कि क्या क्या बच्चे के अंदर चीज़ें होंगी, कैपेसिटी टू गिव एंड टू रिसीव विदाउट एक्सेसिव डिपेंडेंस, ठीक है। सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस, ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं जो उसके अंदर आने चाहिए अगर तो कोई फिक्सेशन नहीं होती। बट if the child gets fixated in oral stage, तो आपने देखा होगा कि लोगों को ओरल स्टिमुलेशन चाहिए होती है एडल्ट एज में, यानी कि जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो या ईटिंग करते हो, या फिर उनके हाथ में अगर पेन आ जाए तो वो पेन को चू करते जाएं, या जिनको नेल बाइटिंग की आदत हो, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनको थोड़े बहुत कोई ना कोई फिक्सेशन जरूर चाहिए होती है और उनको ओरल स्टिमुलेशन चाहिए होती है माउथ के अंदर, ठीक है। और अगर आप पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ओरल डिपेंडेंट पर्सनालिटी कौन से लोग हैं विच wait, okay, can you hear me now? आप में से किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया था, क्या था? बिकॉज आई वाज हियरिंग बैकग्राउंड नॉइज। किसी ने खुद तो अपना तो नहीं अनम्यूट कर दिया था? ओके। तो ओरल डिपेंडेंट पर्सनालिटी की हमने बात की है कि these people need lot of attention and they are easy to deceive, okay। and oral aggressive people are those who argue and exploit others, so दूसरों को exploit करने वाले लोग जो होते हैं वो at times oral dependent लोग होते हैं, ठीक है जी, okay। coming to the anal stage, so 0 to 18 months was oral stage, 18 months के बाद आप 3 years तक आ जाएं तो आपको एनल स्टेज की बारी आती है। जैसा नाम उसका बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका उसका जो था क्या नाम है उसका, जो एरोजेनस जोन था, इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम माउथ टू, शिफ्ट हो गया, एरोजेनस जोन हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम माउथ टू एनल, एनस, बिल्कुल सही है। तो 18 मंथ्स टू 3 इयर्स के अंदर बच्चे के पास मस्कुलर कंट्रोल आ जाता है, ठीक है ना, मस्कुलर कंट्रोल, मस्कुलर कंट्रोल के ही कैन कंट्रोल his feces whether to pass or not, he can control his urine whether to pass or not, ठीक है। पहले तो उसके पास बेचारे के पास कंट्रोल ही कोई नहीं था, आप उसको पैम्पर यूज करते थे, ठीक है, खुद ब खुद उसका यूरिन पास हो जाता था, खुद ब खुद उसका जो है वो स्टूल पास हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब बच्चे के पास मस्कुलर कंट्रोल आ गया। तो जब आप किसी एक ऐसे हेल्पलेस बंदे को कि जिसके पास कभी कोई कंट्रोल ना रहा हो और जिंदगी में पहली दफा उसके पास किसी चीज का कंट्रोल आ जाए, तो हाउ द पर्सन विल बिहेव, अपने आप को कोई चीज समझेगा ना कि मैं तो बड़ी चीज बन गया। एक ऐसा पर्सन कि जिसके पास कभी कोई पावर ना आई हो, किसी चीज का कंट्रोल ना हो, वह एक हेल्पलेस हो, और उसके बाद एकदम से आप उसको जो है एक पावर दे देते हैं, ठीक है। तो ही विल बिहेव लाइक अ किंग और अ क्वीन, ठीक है, कि आई एम अ पावरफुल पर्सन। तो दिस इज द थिंग इज हैपनिंग इन द चाइल्ड्स माइंड, ठीक है। कि अब आप उसके पास पावर आ गई, उसका ख्याल है कि जी मैं तो पता नहीं क्या चीज बन गया, ठीक है। and the child enjoys to exert that muscular control, ठीक है। वो उसको enjoy करता है पीसेस को पास करके और पीसेस को रिटेन करके, ठीक है।
अब ये वो स्टेज है कि जिस पे आपने टास्क क्या अचीव करना है, टॉयलेट ट्रेनिंग का। यूजुअली मदर्स जो होती हैं वो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करती हैं इस एज ग्रुप के अंदर। 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, 3 इयर्स के अंदर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि अब उसने जो है पैम्पर्स उसकी जान छूटेगी और उसको आपने जो है वो बताना है कि जी अच्छा, आप उसको बेसिकली रूल्स ऑफ द सोसाइटी जो है और रूल्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ठीक है, कि भाई जब तुम्हें यूरिन आएगा तो तुमने बताना है, तुम्हें वॉशरूम लेके जाना है, तुमने इसको भी पास करना है तो तुमने बताना है मामा को, और मामा तुम्हें वॉशरूम लेके जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बच्चे को, तो इसके अंदर जो टास्क टू अचीव क्या है कि सेटिस्फैक्ट्री टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग आपने बच्चे की करनी है। ठीक है, अब अगर सब कुछ लेट्स से ठीक हो जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप होंगी उसकी पर्सनालिटी के अंदर? क्या ख्याल है? नॉर्मल पर्सनालिटी होगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा मतलब अच्छे पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होंगे? व्हाट डू यू थिंक? परफेक्शन? अच्छा, नॉट नॉट एक्चुअल परफेक्शन बट और कोई चीज़ बता सकते हैं? परफेक्शन इज डिसिप्लिन। अच्छा, ठीक है। और कोई जो नॉर्मल ट्रेट्स होंगे, नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं अगर टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है? एबल टू exert the right amount of control in life. Okay, the person will be independent. नंबर वन, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट हो सकता है, ऑटोनॉमी हो सकती है उसके पास। ठीक है, प्रोडक्टिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी पैथोलॉजिकल ट्रेट्स। अच्छा, तो अगर तो आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग में, माँ ज़बरदस्ती उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के पॉट पे बिठाती है और वो चीख रहा है, रो रहा है, वट इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं, और वो गुस्से में फिर बच्चे की दफ़ा जिद में भी जो है वो बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो फिर स्टूल पास नहीं करते जिद के अंदर। ठीक है, इतनी जिद माँ के साथ वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो या फिर ये है कि माँ जो है बहुत ज़्यादा अगेन चिल्ड है और वो जो है बच्चा मेसी सा है, कहीं पे भी वो पास कर देता है अगर उसे पैम्पर नहीं भी किया हुआ है, और माँ उसको कुछ नहीं कह रही। ठीक है, तो अब ये दो बेसिकली एक्सट्रीम्स हैं एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, ये दो एक्सट्रीम्स। तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर पैथोलॉजिकल ट्रेट्स कौन सा डेवलप होते हैं? ईदर द चाइल्ड इज anal retentive or either the child is anal expulsive. So if the toilet training is too harsh, ठीक है, तो रिबिलियस बिहेवियर आएगा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग होगी, रिबिलियस होगा, स्टबन होगा। बिल्कुल सही है। और इन टर्न दैट पर्सन विल बी अ परफेक्शनिस्ट। ठीक है, अब परफेक्शन तो एक, इट्स नॉट नॉर्मल। परफेक्शन नॉर्मल नहीं होती, परफेक्शन आपको बहुत ज़्यादा उस तरफ लेके जाती है, टेंशन की तरफ लेके जाती है, स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। So the anal retentive who had harsh toilet training will further lead to have a rebellious behavior, stubborn behavior, uh, it will lead to be a perfection हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, और अगर the toilet training is disorganized, it's messy, ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? केयरलेसनेस, बिल्कुल ठीक है। और और कोई चीज़ हो सकती है? केयरलेस होगा। और डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, बिल्कुल सही बात है। तो केयरलेस, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनडिसिप्लिन्ड, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिस्ट्रक्टिव भी है, क्रूअल भी है, लिमिटेड लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि जल्दी गुस्से में आएगा, ठीक है, और सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है ना, जो एनल रिटेंटिव है वो एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बन रहा होगा, ऑर्डरली होगा। ठीक है, लेकिन एनल एक्सपेंसिव जो होता है ना,
वो एक बुरे तरीके से क्रूअल होगा, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, हर चीज तोड़ फोड़ कर देने वाला, ठीक है। लिमिटेड लेवल उसका सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। ये तो इस किस्म की उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी। और हमने कहा कि जो नॉर्मल क्या चीजें थी कि ऑटोनॉमी अचीव करना, इंडिपेंडेंस अचीव करना विदाउट एक्सेसिव शेम और सेल्फ डाउट। शेम और सेल्फ डाउट कम आता है जब आप सेल्फ कंट्रोल लूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर नहीं होगी, नॉर्मल बंदे के अंदर ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ओके, कमिंग टू द थर्ड स्टेज विच इज अ फेलिक स्टेज। तो फेलिक स्टेज जो है उसका टाइम पीरियड कौन सा है? 0 to 18, and then 18 months to 3 years, and then 3 years and onwards, यानी कि 4 और 5 की जो एज ग्रुप है वो फेलिक स्टेज की है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा एरोजेनस जोन है वो कौन सा है? जेनिटल्स, बस। जो चाइल्ड ड्राइव्स प्लेयर फॉर फॉन्डलिंग ऑफ जेनिटल्स, ठीक है। मैंने एक बड़ी मजेदार चीज कल देखी, एक फेसबुक पे एक ग्रुप है, फीमेल फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तान, फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान। तो उस पे एक डॉक्टर थी जिसने अपने बच्चे बेटी के बारे में एक पोस्ट लिखी हुई थी। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वो पोस्ट देखी, और वो पोस्ट के अंदर क्या था कि शी हैज अ डॉटर ऑफ अबाउट लाइक 4 years or 5 years। तो उसने लिखा ये हुआ था कि what she has observed in her girl is that she likes to rub herself against the mother or the pillows or something like that, और जो जेनिटल्स को रब कर रही होती है, ठीक है। तो उसने ये पोस्ट क्वेरी लिखी हुई थी कि मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरी बेटी जो है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इज दिस नॉर्मल, और ये कोई पैथोलॉजी है, कोई उसको किसी चीज़ का सिम्टम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसमें अब कुछ जो डॉक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं सारे उस ग्रुप के वो सब डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं। तो उस फीमेल्स के उन मेजॉरिटी फीमेल्स ने जो है, जो मैंने कमेंट्स पढ़े तो उनके अंदर उन्होंने, किसी ने लिखा हुआ है कि उसको कोई रैश हो गया होगा तो वो ये ऐसे कर रही है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। तो देयर वाज अ साइकियाट्रिस्ट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तो उसकी मैंने कमेंट्स पढ़े। तो उसने उसके अंदर जो है फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में बताया हुआ था कि जी कुछ चीज अराउंड लाइक 4 और 5 years ऑफ, 4.5 की थी या 3.5 की थी। तो उसने कहा कि जी दिस इन दिस पर्टिकुलर एज बच्चे जो हैं वो ऐसे करते हैं एंड दिस इज नॉर्मल दे। और उसने पूरी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के अंदर उसकी जो एक क्रक्स था फ्रॉइड की थ्योरी का वो उसने लिखा हुआ था। तो आई रियली एंजॉयड दैट। और मेरा ख्याल है कि अभी वो जो आपसे जो बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने शायद ये पढ़ा ही नहीं हुआ और वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो ये बात नहीं जानते, लेकिन आप लोग जो हैं अगर अब आप उसके बाद किसी भी फील्ड में चले जाएंगे तो यू विल रिमेम्बर दिस थिंग। और अगर एक नॉर्मल कोई भी पेशेंट आएगा और वो आपसे, अभी वो डॉक्टर थी और उसको नहीं पता था क्योंकि उसने शायद पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग तो जो लेमैन है उनको तो बिल्कुल नहीं पता होता। तो अगर कोई लेमैन भी आपके पास आएगा और कोई ऐसी चीज होती है तो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, ठीक है। तो अगर कोई पैथोलॉजी आप रूट आउट करने के बाद भी वो चीज रहती है तो दैट मीन्स के वो एक पर्टिकुलर एज है, वो एक नॉर्मल फेट है जो उस फ्रॉइड की थ्योरी के अकॉर्डिंगली उस स्टेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो फेलिक स्टेज के अंदर आपने देखा है कि बच्चे अक्सर जो हैं दे एंजॉय मूविंग अराउंड नेकेड। और क्या कहते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आ रही होती, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने हुए, ठीक है, और एंजॉय कर रहे होते हैं। या ठीक है, तो उन्होंने कभी अपने हाथ पैंट्स में डाले हुए होते हैं तो उनको कुछ मसला नहीं होता। सो दिस इज एक्चुअली बिकॉज़ दे आर एंजॉयिंग, दे आर हैविंग फन, ठीक है, उनको मजा आ रहा होता है इस काम से, ठीक है। तो फेलिक स्टेज के अंदर ये मेन चीजें हो रही होती हैं। नाउ अब फेलिक स्टेज में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? दो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे पहले, याद है किसी को? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। बॉयज के अंदर होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसी को कुछ याद है? एनीवन वांटिंग टू पोजेस वंस मदर, ठीक है। 143 में टोटल 10 लोग हैं जो मेरे साथ, मेरे ख्याल है मेरी बात सुन रहे होते हैं और वो मुझे आंसर कर रहे होते हैं। बाकी सारी क्लास जो है ना, कोई 130 की क्लास, वो शायद सोई हुई होती है।
फीलिंग जेलसी व्हेन फादर ट्राइज टू अफेक्शनेट विद द मदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट विद फियर ऑफ कैस्ट्रेशन फ्रॉम द सेम सेक्स पेरेंट। अच्छा शाज़मीन, कैन यू जस्ट एलैबोरेट व्हाट डज दिस फियर ऑफ कैस्ट्रेशन मीन्स, मतलब क्या हो रहा होता है? Attraction towards mother, yes, that's right. So child has some immoral feelings towards the opposite sex parent, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ उसकी अट्रैक्शन है, और ये फिजिकल अट्रैक्शन है, जो कि फ्रॉइड ने कहा था सेक्स ड्राइव वाली अट्रैक्शन, ठीक है, ये वो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। बट द चाइल्ड नोज, द मेल चाइल्ड नोज that if my father will get to know about this immoral wish of mine, he will castrate me, ठीक है, वो मुझे कैस्ट्रेट कर देगा। तो बच्चे को ये भी पता है कि जी बाप मेरा बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ताकतवर है, तो मुझे कैस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जब वो कैस्ट्रेशन के चक्कर में या इस फियर के चक्कर में उसको जब इस बात का आइडिया है, ठीक है, तो वो जो है क्या करता है कि वो कहते हैं ना, व्हेन यू कांट बीट देम देन जॉइन देम, ठीक है। So the male child knows that he cannot beat the father. ठीक है, father को beat नहीं कर सकता। So what he does, he starts copying his father. Father को copy करना शुरू कर देता है ताकि माँ की attraction या माँ की attention मिल सके उसे, ठीक है। The child starts copying the father, ठीक है, तो copy करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? What is electra complex? गर्ल हैविंग सेम फीलिंग्स फ्रॉम फादर, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, ठीक है। सो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम आए तो मेल्स के अंदर आता है, और अगर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम आए तो फीमेल्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की रिजॉल्व को रिजॉल्व होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये रिजॉल्व होंगे तो चाइल्ड नेक्स्ट स्टेज में मूव करेगा, और अगर रिजॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर जो है फिक्स हो जाएगा। अब जब रिजॉल्व होते हैं, अगर लेट्स से कि बड़ी आसानी से ये पर्टिकुलर स्टेज गुजर जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या होता है कि एडल्ट लाइफ के अंदर नॉर्मल ट्रेट्स क्या आते हैं, यानी कि जो नॉर्मल ट्रेट्स हैं किसी भी बंदे के अंदर वो क्या आएंगे, या किसी फीमेल के अंदर क्या आएंगे? नॉर्मल ट्रेट्स क्या आएंगे when there is successful resolution of Oedipus and Electra conflict? Behavior, good behavior, और कुछ? Basically successful relationships with the other sex, ठीक है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द अदर सेक्स, ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। ये चीज़ जो है मैटर करती है उसके अंदर, ठीक है। ऑपोजिट जेंडर के अंदर जो एक अच्छा रिलेशनशिप है वो डेवलप कर सकते हैं, बट इफ दे गेट फिक्सेटेड इन दिस स्टेज, और ओडिपस या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं about how people often associate with people who remind them of close family members like them remind of this day. हम्म, हाँ हो सकता है ऐसे भी। सो नॉट जब रेजोल्यूशन नहीं होती, फिक्सेट हो जाते हैं, तो ऑकवर्ड इन देयर इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट जेंडर, ऑकवर्डनेस हो सकती है, या फिर ये कि इधर दे बिकम दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं। दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स क्या है कि या तो वो ओवर फ्लर्टियस हो जाए, ठीक है, कि एक से बनाया फिर दूसरे से बनाया फिर तीसरे से बनाया फिर चौथे से बनाया, नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट चीजें हो जाती हैं, दो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स के ऊपर, ठीक है। इधर दे बिकम फ्लर्टियस, एक के साथ रिलेशनशिप फिर दूसरे के साथ फिर तीसरे के साथ फिर चौथे के साथ इस तरह करके, ठीक है। या तो ये चीज़ हो जाएगी, और या फिर ये होगा ओवरली सिडक्टिव होंगे, फ्लर्टियस बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं ना आप बना पा रहे,
और या फिर ये होगा कि टोटल विड्रॉल हो जाएगा ऑपोजिट सेक्स से, दूर भागेंगे ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। इधर ओवर फ्लर्टियस कि स्टेबल रिलेशनशिप ही नहीं किसी के साथ बन रहा है, 1 2 3 4 5, और या फिर ये कि बिल्कुल ही दूर भागना शुरू कर देंगे। सो दोनों चीज़ें जो है वो गलत हैं, खराब है, ठीक है। नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। तो ये इस चीज़ की फिक्सेशन आती है कि कोई अगर आपको ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा नज़र आता है कि जिसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनकी एक कुछ क्या प्रॉब्लम आएगी कि उनकी कंफ्यूज सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी, या तो वो ओवर इंडल्ज करेंगे ऑपोजिट सेक्स में, या फिर अवॉइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उनके अंदर जो अवॉइड करेंगे वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि बचपन में, चाइल्डहुड में वो जब अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ compete कर रहे थे, ठीक है, तो उस कंपटीशन के अंदर उनको लगा कि जी वो उस कंपटीशन में हार गए, ठीक है, सेम सेक्स पेरेंट के साथ, तो उसकी वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब फेलिक स्टेज की पैथोलॉजिकल चीज़ें आती हैं तो ईदर दे बिकम ओवर इंडल्जेंट विद द ऑपोजिट सेक्स और दे बिकम अवॉइडेंट। ओवर इंटेलिजेंस में ओवरली सेडक्टिव, ओवरली फ्लर्टियस, ठीक है, हो जाएंगे, और अवॉइडेंस में वो बिल्कुल ही विड्रॉ कर जाएंगे ऑपोजिट सेक्स से। यानी कि एक नॉर्मली जैसा अगर आप एज ग्रुप देखते हैं जिसके अंदर ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और फिर कंसिडर किया जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एज में आपको शादी हो जाएगी, शादी नहीं तो कोई कमिटमेंट होगी, व्हाटएवर आपको ज़रूरत होती है किसी एक ऑपोजिट सेक्स पार्टनर की, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब उनको ज़रूरत ये पड़ती ही नहीं है, या वो फील ही नहीं करते, दे डोंट फील द नीड ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो उनके अंदर हो सकता है मतलब मैं दिस इज नॉट द कंफर्म थिंग, लेकिन हो सकता है कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फिक्सेशन कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस काइंड ऑफ द पर्सनालिटी और देयर पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू लेटेंसी स्टेज के अंदर देयर इज नो एरोजेनस जोन, ये बात याद रखिएगा, कोई एरोजेनस जोन लेटेंसी स्टेज में नहीं होता। अब यहाँ पर जितनी भी पीछे से आपकी जो सेक्स रिलेटेड जो फैंटेसीज थी, जो इंटरेस्ट थे बच्चे के अंदर, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, ठीक है, रिप्रेस हो जाएंगे, दे रिमेन देयर इन द पर्सन, इन द चाइल्ड, बट दे आर रिप्रेस्ड। और अब क्योंकि ये वो एज ग्रुप है कि जिसके अंदर जो है उसके सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स बनती हैं, ठीक है, सोशल सर्कल बढ़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाता है, ठीक है। तो 6 years अंटिल पुबर्टी आपकी लेटेंसी स्टेज चलती है, देयर इज नो प्लेयर जोन, ठीक है। और मेन उसका जो फोकस क्या है, स्कूलिंग, एथलेटिक्स एंड सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि 6 year 6 7 10 12 टीन एज से पहले पहले जो है, जब तक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स नहीं आ रहे होते, तब तक जो बच्चे जो हैं उनका मेन एक दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स, ऑपोजिट सेक्स नहीं, ज़्यादातर सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स होती हैं, और एथलेटिक्स में उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली टास्क क्या है कि उनको सेक्स रोल आइडेंटिटी उनकी अचीव होती है कि व्हाट इज देयर सेक्स, व्हाट इज देयर जेंडर एंड व्हाट इज देयर आइडेंटिटी एंड व्हाट दे हैव टू डू इन लाइफ, ठीक है। सो ये एक मेन उसका काम है। और इसके अंदर बेसिकली सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है। सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है कि आपने हाउ विल यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद द स्कूल, ठीक है, हाउ विल यू मूव आउट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं कि एकेडमिक्स के थ्रू जो है वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है आपके डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द जेनिटल स्टेज, तो जेनिटल स्टेज जो है, अगेन जेनिटल स्टेज अब प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब डेवलप हो गए, तो उसके बाद दिस स्टेज कम्स अप। अब जेनिटल स्टेज में प्लेयर जोन कौन सा होता है? What is the player zone in genital stage? This is the last stage. Genitals. So again we are back to genitals, ठीक है। अब ये वो स्टेज है कि जिसके अंदर दोबारा से आपकी जो ऑपोजिट सेक्स रिलेटेड जो भी आपकी विशेस थी वो रीसर्फेस करती हैं, दोबारा से इंटरेस्ट जो है वो रीअवेकन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बिगिन होता है एट प्यूबर्टी, ये ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूज थ्रू एडोलेसेंस, बिल्कुल ठीक बात है।
है जी. So players on his genitals, it is the time of reawakening of the sexual desires, but now the sexual player is outside the family. ठीक है, पहले तो वो जब फेलिक स्टेज में विद इन द फैमिली था, जब छोटा था या छोटी बच्ची थी, अब ये है कि अब वो एडोलेसेंस के एज के अंदर आ गए हैं, तो अब वो प्लेयर कहाँ से लेना चाहते हैं, आउटसाइड द फैमिली फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स. ठीक है, और जो आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट से पेरेंट्स के साथ बचपन के, वो भी अब एडोलेसेंस के अंदर री इमर्ज करते हैं. तो जो मेन फोकस है जेनिटल स्टेज में वो क्या है, you have to successfully make have a sexual relationship with the opposite sex outside the family. Number one, ये सबसे main important चीज होती है. Number two ये है कि you the individual becomes क्या कहते हैं an independent person. ठीक है, separation from dependence and attachment from the family, from the parents. ठीक है ना, और उनके एक मेच्योर नॉन इंसेस्ट्रस रिलेशनशिप बनते हैं माँ बाप के साथ. पहले तो वो एक था ना कि इमोरल एक चीज उनके अंदर माइंड में थी फेलिक स्टेज में, लेकिन अब एडल्ट लाइफ में आके उनकी जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेच्योर रिलेशनशिप बनती है. ठीक है, और दे बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड देयर इज एन अल्टीमेट सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स. सेपरेशन यानी कि किस तरह से सेपरेशन की बात हो रही है कि दे बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. ठीक है जी. So that was all about Freud's theory of psychosexual development. If you have any questions, you can ask. कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो समझ नहीं तो वो मुझसे पूछें, मैं आपको बता देती हूँ. Anyone? Any questions? There are no questions, I guess, because everyone is sleeping. How to resolve Oedipus complex? Okay. So ये जी उसको आ गई आपकी ये वाली है कि रिजॉल्विंग द ओडिपस कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी. अच्छा ये बता दें कि सेक्शन ई में से कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो विल डू दैट. मुझे टॉपिक बता दें. यस, री इमर्जेंस ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके पेरेंट्स के साथ थे, वो री इमर्ज होते हैं और फिर आ, उनकी रेजोल्यूशन होती है. दैट्स राइट. री इमर्जेंस ऑफ इश्यूज विद पेरेंट्स या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, क्योंकि अब आपने उसमें से भी तो सक्सेसफुली निकलना है ना जेनिटल स्टेज में से, तो वो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं जो रीअपियर होंगे, और उसके बाद देन यू हैव अ नॉर्मल लेट्स से रेजोल्यूशन फ्रॉम दैट स्टेज. इफ नॉट रिजॉल्व होंगे तो फिर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी और मोस्ट प्रोबेबली ऑपोजिट सेक्स के साथ भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं. जेनिटल स्टेज. अच्छा ओके, सो जेनिटल स्टेज में यही है कि व्हाट हैपेंस इज कि जब आप क्या कहते हैं एडोलेसेंस में जा रहे हैं. ठीक है, तो अब हमने कहा था लेटेंसी के अंदर आप जो है वो आपकी सारी जो सेक्सुअल डिजायर्स थी वो रिप्रेस हो गई हैं. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू डेवलप द सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, देन योर सेक्सुअल डिजायर्स रीअवेकन. ठीक है, रीअवेक होती हैं वो सारी डिजायर्स. ठीक है, और अब इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर पहले जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स थी वो टुवर्ड्स पेरेंट्स थी, अब वो सेक्सुअल डिजायर्स जो होती हैं नॉर्मली वो सेक्सुअल डिजायर्स आउटसाइड द फैमिली होती हैं. ठीक है, घर के अंदर नहीं होती हैं, बहन भाइयों के साथ या पेरेंट्स के साथ नहीं होती हैं, बल्कि वो आउटसाइड मतलब में होती हैं. आपके फ्रेंड्स के अंदर हो सकती हैं, आपकी किसी दोस्त के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, या और किसी के साथ आपके पेरेंट्स आपकी किसी के साथ कर देते हैं. ठीक है, तो वो आउटसाइड द फैमिली एक तो वो चीज़ डेवलप होती है. नंबर टू क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है
कि यू आर नाउ एन एडल्ट, ठीक है, तो यू गेट डिटैच फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है, आप अल्टीमेटली जो आपकी डिपेंडेंस थी पेरेंट्स पे वो ऐसे खत्म हो जाती है ना, यू बिकम इंडिपेंडेंट एडल्ट, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एडल्ट आप बन जाते हैं। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेज में हो रही हैं। एक तो ये है कि आपकी जो डिज़ायर्स रीअवेकन हुई हैं, अब उन वो किस तरह फोकस्ड है, आउटसाइड द फैमिली, ऑपोजिट जेंडर की तरफ, ठीक है। और नंबर टू, आपके जो इंसेस्ट्रस विशेस थी ना पेरेंट्स के साथ, इमोरल विशेस थी, वो खत्म हो गई हैं। अब आपका एक बड़ा मेच्योर रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ डेवलप हो गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब आप, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आप वो जो जिस तरह बच्चों के अंदर डिपेंडेंट थे वो आप नहीं रहते। इफेक्ट ऑन जेनिटल स्टेज ऑन चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्सीज, डिवोर्सीज, अच्छा, अब इट डिपेंड्स, देखें डिपेंड करता है कि जो डिवोर्स है वो किस वजह से हुई है, ठीक है। अगर तो ये भी हो सकता है कि डिवोर्स जो है वो अगर बहुत ही कोई डिस्टर्ब्ड फैमिली थी, ठीक है, तो उसका क्या अफेक्ट हो रहा था बच्चों के ऊपर, ठीक है। और अगर क्योंकि डिवोर्स जो जेनिटल स्टेज है जिसके अंदर आप आप होते हैं एक स्टेज के अंदर कि जिसमें आप कह लेंगे टीन एज और उससे अबव, वो जेनिटल स्टेज आपकी आती है, ठीक है, 18 19 20, ठीक है। तो उसके अंदर जेनिटल जो डिवोर्स है उसका कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादातर एडल्ट बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप फेलिक स्टेज के अंदर ऐसा कुछ होगा तो देन इट कैन हैव इफेक्ट, फिर हो सकता है इफेक्ट। और फिर ये भी बात देखने की जरूरत है कि डिवोर्स क्यों हुई है, मतलब रीजन क्या था। You give us a guideline how to attempt the final paper by displaying on screen. अच्छा, हाँ, यस वी कैन डू दैट। पास पेपर हम कर सकते हैं क्लास के अंदर। आप लोगों के पास पास पेपर्स हैं? डू यू हैव पास पेपर्स? किसी के पास है? ओके, जिस जिसके पास हैं वो अपने उसवा को दे दें। उसवा शुड सेंड देम टू मी, ठीक है, और हम उन पास पेपर्स को फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप जिस जिसके पास है और जो जो चाहता है वो पास पेपर करना, ठीक है, वो आप अपनी सीआर को दे दें, ठीक है। सीआर को कहेंगे जी वो उसवा आप मुझे भेज दें और हम फिर उन साथ साथ हर लेक्चर में एक पास पेपर कर लिया करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ इट्स ऑन यू। अब मैं वेट करूंगी कि मुझे ये आज ही कोशिश करके भेज दें, आज या कल तक भेज दें, ठीक है। और कीप टेलिंग मी व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू रिवाइज, ठीक है। जो भी नहीं समझ आया हुआ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो डोंट वेस्ट दीज लेक्चर्स। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी फजूल में आऊँ और मैं भी पढ़ाती रहूँ, जो चीज़ आपको आती है वो मैं दोबारा रिपीट करा दूँ। इट्स बेटर दैट यू शुड टेल मी कि आप कौन सी चीज़ें करना चाहते हैं ताकि हम इस टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है जी। वी डोंट नो कि ये अभी कितना लंबा चलना है और व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नोबडी नोज अबाउट इट। आपके एग्जाम्स का क्या होगा, आपकी बाकी चीज़ों का क्या होगा, तो कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, ठीक है जी। टेक केयर, इंशाल्लाह we'll talk about maybe the next week, we'll meet up next week, ठीक है। तो तब तक मुझे पास पेपर्स पहुंच जानी चाहिए। ओके देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।